आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के हरीश रावत पर आरोप के बाद सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। रणजीत सिंह के आरोप के बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। ये बड़ी जानकारी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ऊपर टिकट बेचने के जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो अति गंभीर हैं और अगर पार्टी को ऐसा लगता है तो पार्टी मुझे निष्कासित करे। चलिए इसी पर और जानकारियों के साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अगर आप मौजूद हैं हरीश रावत के आवास पर या फिर वो आपके आसपास हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए और जानिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं रणजीत रावत ने जो आरोप लगाए हैं। दीपा, देखिए वो अभी कुछ मिनटों के बाद ही मीडिया से बातचीत करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि सभी सामूहिक तौर पे जो पत्रकार वार्ता करेंगे उसी में बातचीत अपनी रखेंगे, क्या कुछ कहने वाले हैं वो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हार के बाद ये तकरार शुरू हुई है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये अब बड़े नेता को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं आहत भी हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह से ट्विटर पर अपनी बात कहीं रखी है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। ये कहा है कि अगर उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो पार्टी के बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े पदों पर उन्होंने कार्यनिर्वहन किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पर इस तरह के आरोप लगाना कि टिकटों में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, टिकटों से धन अर्जित किया गया है, तो ये इस बात को लेकर हरीश रावत काफ़ी आहत भी हुए हैं। वो मीडिया के सामने कुछ मिनटों में ही अपनी बात रखेंगे कि क्या उनका कहना है। और उन्हें ये भी देखिए सब तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी को ऐसा लगता है, पार्टी को ये लग रहा है कि उन्होंने इस तरह का किया है तो पार्टी उन्हें निष्कासित कर सकती है। उन्होंने सभी पदों से अपने पार्टी से आह्वान भी किया है कि वो पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी कही है कि पार्टी उन्हें अब पद से हटा से निष्कासित उन्हें कर दे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए हरीश रावत जी भी अब पहुंचने वाले हैं, आ रहे हैं। वो अब देखते हैं कि क्या बात अपनी कहने वाले हैं, क्या कुछ कहते हैं वो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो चुनाव के बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर अलग से भी वो बात कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पंकज। नहीं धक्का मुक्की नहीं होती सर। ठीक है, कोशिश करते हैं हम, कोशिश करते हैं। सर आइए, सर आइए, लाइव भी चल रहा है, थोड़ा आ जाइए ना सर। सर आ जाइए। देखिए दीपा, आ ही रहे हैं हरीश रावत जी। वो सर लाइव भी चल रहा, थोड़ा सा ना वो नहीं करूँ लाइव ना खुद। अच्छा, लाइव के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, पंकज ने उनसे कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि संयुक्त रूप से एक बयान वो दे दें और सभी मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं हरीश रावत। दीपा देख और ज्यादा प्यार दिखाओगे तो तुमको भी फंड मैनेजर बता देगा कोई। इनको तो ज्यादा बता देंगे। क्या कहेंगे जो इस तरह के ये आरोप लगाए हैं? देखो, मुझसे कुछ पूछने की कोई बात नहीं है। कारण ये है, देखो मैं नैतिक जिम्मेदारी ले चुका हूँ और अपना इस्तीफा जो है क्योंकि उससे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से मैं सबमिट कर चुका हूँ। उसी दिन सबमिट कर चुका हूँ। बल्कि गणेश गुजियाल जी भी तत्कालीन करना चाह रहे थे, फिर वो प्रभारी जी के कहने पर रुक गए। लेकिन वो भी शायद दिल्ली गए हैं कि ये कहने के लिए कि साहब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी तो हम अपना ये हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लेवल पर हम चीज़ों को शायद जिस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी कहीं कोई चूक रही होगी, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए पार्टी को जो है। अब इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े मैं 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया।
अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक, कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को, उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, हाँ खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए, और देखते हैं। अच्छा, राजनीतिक दोष है ये, फिर ये क्यों इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसना चाहता, हाँ, लेकिन जब कहा गया, किसी ने कहा कि रामनगर नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि किसी की और की कमाई थी, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कमाई मेरी भी नहीं थी, और मैं लगातार इधर 5 साल भी रामनगर जाता रहा हूँ। आप रामनगर पूछ करके देख सकते हैं, वहाँ मेरे सपोर्ट का अंदाज लगा करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो कह दिया, जिसने कह दिया, पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय पहले भी सामूहिक था लड़ने का भी, बल्कि मैं तो सबको, सारे देश को मालूम है, मैं कह रहा था मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कैंपेन में ही बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा करके, जिसकी कमी हमने थोड़ा चुनाव भर महसूस की। मगर चलिए, पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा भाई यदि तुम नहीं लड़ोगे तो जो है इससे डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी समझ में भी बात आया, मैंने कहा हो सकता है शायद नुकसान हो जाए। जब लड़ना है तो फिर मैंने अपनी चॉइस की सीट बता दी, और क्योंकि वहाँ समाधान था कि मैं वहाँ लड़ लेता, जो पहले से सर से लड़ते रहे वो सर से लड़ लेते, दोनों सीटें जीते, बगल अगल बगल की और सीटों पे भी पॉजिटिव असर पड़ता। अब अंतिम समय में मैं लालकुआ गया, इन्होंने कहा लालकुआ जाओ, तो मैंने फिर वो भी मान लिया निर्णय। अब मैं तो उसको अपना निर्णय कह रहा हूँ, मैं उसको सबके ऊपर सो भी नहीं रहा हूँ, और उसके लिए भी मैंने लालकुआ के लोगों से भी माफ़ी मांग ली, वहाँ के वर्कर से भी माफ़ी मांग ली। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? आप तो एक ही काम कर सकते, ये सब मिल मिला करके जो है इस होली में खूब आग वाग जलाए, हरीश रावत की राजनीति को उसमें दफन कर दे। यदि उसी में उत्तराखंड का भला है, कांग्रेस का भला है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं और लोग भी, आप 4 चुनाव लगातार हारे, हरीश रावत खुद विड्रॉ करेंगे या सीन में बने रहेंगे? क्योंकि तमाम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस जब तक आप रहेंगे स्थितियां इसी तरीके से झगड़े चलते रहेंगे, ऐसा मानते हैं? ये पार्टी को निर्णय करना पड़ेगा ना। यदि पार्टी ये मानती है, पहले भी यदि झगड़े मेरी वजह से हुए हैं तो मैं हट जाता हूँ, पार्टी का है तो उसके लिए सम्मानजनक तरीका ये है कि साहब वो बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत आपको झेल लिया, अब जो है ज़रा झेलना मुश्किल हो रहा है, अब आप पार्टी की हिदमत से अलग हट जाइए करके। अब मैं मान लिया जो आपके विश्लेषक कह रहे हैं उनकी राय को मान लेता हूं, तो कल आप कहेंगे कांग्रेस में तो बड़ा असंतोष फैल गया, हरीश रावत भाग गए या फला भाग गए, तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। देखिए, आप जब किसी को रिटायर्ड भी करते हैं तो उसकी रिटायरमेंट फेयरवेल करते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि उत्तराखंड, यदि उत्तराखंड भी ये समझता है कि हरीश रावत की वजह से गड़बड़ हो रही है, हमारे उत्तराखंड की तरक्की नहीं हो पा रही है। तो देहरादून से हरीश रावत को आप सुन रहे थे, बेहद आहत वो दिखाई दे रहे हैं अपने बयानों से। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी संसदीय दल की चल रही है बैठक, उसमें बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी, सुनवाते हैं आपको। जिम्मेवारी आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।
तो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, क्या कुछ वो कहते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में जीत हासिल की। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और अपने इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किस तरीके से आगे बढ़ने का मंत्र वो देते हैं, उस पर भी लगातार नजर है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लगातार नजर इस बात को लेकर भी। कब होगी ताजपोशी, कब होगा शपथ ग्रहण, लगातार कई सवाल है। इसी बीच में हरीश रावत ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं, किसी ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए और हाईकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी बातों से बेहद आहत वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर तो गैर, अपने भी अब सवाल उठा रहे हैं, इससे पीड़ा होती है और हाईकमान को चाहिए कि अगर मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में मैं शामिल रहा हूं या फिर मैं ऐसे किन्हीं भी घटनाक्रम में शामिल रहा हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा है हरीश रावत ने। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी संसदीय दल की चल रही है बैठक, उसमें बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी, सुनवाते हैं आपको। जिम्मेवारी आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। तो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, क्या कुछ वो कहते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में जीत हासिल की। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और अपने इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किस तरीके से आगे बढ़ने का मंत्र वो देते हैं, उस पर भी लगातार नजर है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लगातार नजर इस बात को लेकर भी। कब होगी ताजपोशी, कब होगा शपथ ग्रहण, लगातार कई सवाल है। इसी बीच में हरीश रावत ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं, किसी ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए और हाईकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी बातों से बेहद आहत वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर तो गैर, अपने भी अब सवाल उठा रहे हैं, इससे पीड़ा होती है और हाईकमान को चाहिए कि अगर मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में मैं शामिल रहा हूं या फिर मैं ऐसे किन्हीं भी घटनाक्रम में शामिल रहा हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा है हरीश रावत ने। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में महामंथन लगातार जारी है। भाजपा कार्यालय पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार हो रहा है मंथन। संगठन महासचिव अजय कुमार भी वहां पर मौजूद हैं और सीएम का चेहरा अलकमान तय करेगा, धामी ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम को लेकर लगातार मंथन है, क्या होगा इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी लगातार हो रही है। भाजपा कार्यालय पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की भी मौजूदगी वहीं पर है। संगठन महासचिव अजय कुमार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और इसी पर और जानकारी लेते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये बताइए कि भाजपा कार्यालय पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक, क्या जानकारी है दोनों को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो पिछले 1 घंटे से ये बैठक जारी है, जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इसके साथ साथ संगठन मंत्री, चाहे वो राष्ट्रीय अगर बात करें बीएल संतोष और राज्य के संगठन मंत्री अजय कुमार, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वहाँ पे कहाँ पर कमियाँ रही है और कहाँ पर मजबूती रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें तो मिली लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो तमाम सारी चीज़ों का रिव्यू हो रहा है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बदली हुई परिस्थिति में किस तरीके से नए सीएम का चुनाव किया जाए, क्योंकि पार्टी आलाकमान अब लगातार इस बात को लेकर के मंथन कर रहा है कि क्या पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया जाए या फिर किसी अन्य चेहरे पर मंथन किया जाए। तो उसी कड़ी में अगर आज बात करें तो तमाम तरह जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अब एक के बाद एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पे संगठन की बड़ी बैठक चल रही है। संगठन की जो बैठक चल रही है इसमें समीक्षा की जा रही है कि खटीमा में हार की वजह क्या रही है और जहाँ पे पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है उन जगहों पर भी खास तौर से यहाँ पे परफॉर्मेंस का रिव्यू चल रहा है। कुमाऊं मंडल में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहद ही खराब रहा है। तो आखिर क्या कारण रही है कि जो कुमाऊं मंडल में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा है, गढ़वाल मंडल में जबकि बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अभी यहाँ मंथन चल रहा है। कुछ देर बाद की अगर बात करें यहाँ पे तो पर्यवेक्षक भी आ सकते हैं, गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा बात करें तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, वो भी यहाँ पे पहुँच सकती हैं और इस बैठक में शिरकत कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है जिसमें तमाम तरीके से समीक्षा की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अब आला कमान इस बात के लिए लगातार मंथन कर रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा अगर मौका दिया जाता है तो उनको कहां से फिर
उपचुनाव लड़ाया जाए, कौन सी सीट खाली कराई जाए और फिर जो विधायक सीट खाली करेगा उसको किस तरीके से पार्टी ऑबलाइज करे, ये तमाम सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है। क्योंकि आगे अगर बात करें तो जुलाई में उत्तराखंड के अंदर एक राज्यसभा की भी सीट खाली हो रही है, जिसमें कि अगर बात करें तो कांग्रेस की अभी वो सीट है जिसमें प्रदीप टमटा सांसद हैं, तो उस पर फिर किसको भेजा जाएगा, क्या उसी विधायक को भेजा जाएगा जो सीट खाली करेगा पुष्कर सिंह धामी को लिए या फिर किसी अन्य को। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अभी यहाँ पे मंथन जारी है लगातार, और खासतौर से सीएम के नाम को लेकर अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू कराया जाए या पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू ना कराया जाए या कोई नया चेहरा हो या किसी तरीके से ना। पार्टी सभी विकल्पों पर विचार कर रही है कि क्या पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू कराने से कितना फायदा है, कंटिन्यू न कराने की स्थिति में कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो 5 साल तक पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ नेतृत्व दे सके। क्योंकि पिछले टेन्योर में अगर देखें 2017 से लेकर 22 तक 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे पहले बनाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत को बनाना पड़ा, फिर तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी को बनाना पड़ा। तो पार्टी इस बार एक ऐसा चेहरा देना चाहती है जो पूरे सबसे बड़ा जो 5 साल पैमाना तक होगा वो लगातार यही होगा सीएम को चुनने को लेकर कि वो टिकाऊ हो, जो 5 साल तक सरकार को लेकर के जा सके, चला सके, यही सबसे बड़ा पैमाना माना भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए रखिएगा। पूर्व मंत्री और सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्य भी दिल्ली में ही इस वक्त मौजूद हैं। रेखा आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आप। सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्य हमारे साथ है। पिछले 10 वर्षों से ये मंत्री भी रही हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से अब दावेदारी हो रही है उनमें से एक दावेदारी है भी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, महिलाओं को लेकर के भी जिक्र हो रहा है क्योंकि इस बार मत प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा रहा है, तो क्या आप भी अपने आप को दावेदार मान रही हैं? मैं समझती हूँ कि हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है, और चाहे वो महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में, हर व्यक्ति दावेदार है। और निश्चित रूप से राजनीतिक में महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए प्रयास करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व पर होता है, तो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो महिला के रूप में तय हो, चाहे वो पुरुष के रूप में तय हो, लेकिन उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है, हम उनके साथ खड़े हैं। ऋतु खंडूरी के तमाम सारे समर्थक भी दावेदारी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में हैं, आप भी यहाँ पे दिल्ली में हैं, तो 2 महिलाओं की दावेदारी तो सामने निकल के आ ही रही है। देखिए, मैंने कहा कि 47 के 47 विधायक जो है इस बार जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबकी दावेदारी स्वागत योग्य है और शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय है। और महिला के रूप में कहें तो हम सब महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम विधायक हम ही हैं, तीसरी बार के विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम भी किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ये सारी बातें पार्टी के संज्ञान में है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो बेहतर फैसला करेगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे महिला ठीक हो चाहे पुरुष ठीक हो, मैं मानती हूँ कि मेरी भावनाएं वहाँ तक पहुँची हैं और जो उस संदर्भ में निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। एक आखिरी सवाल है रेखा जी, आप अपने राजनीतिक कैरियर को बता रहे हैं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष थी, 3 बार से सबसे सीनियर मोस्ट महिला विधायक हैं, अपनी दावेदारी भी कर रही हैं, पुष्कर सिंह धामी का भी नाम ले रही हैं, तो शीर्ष नेतृत्व के पास जाके किसका नाम लिया, अपना नाम लिया कि पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया? देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आई। निश्चित रूप से किसी ने नहीं सोचा था कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट से हारेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भावना कि उनको फिर से एक अवसर मिला, यह भी व्यक्त करना, एक विधायक होने के नाते यह भी भावना उनसे व्यक्त करी, क्योंकि 47 सीटें उनके ही मार्गदर्शन में आई हैं, मेरे मार्गदर्शन में नहीं, हमने तो काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि मैं 3 बार से विधायक हूँ और मैं जिला पंचायत की सदस्य भी रही हूँ और मैंने काम किया है, यह भी भावना अपने वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष रखना, केवल अवगत कराना, इसके ऊपर जो निर्णय करना है वो शीर्ष नेतृत्व ने करना है और उस पर वो जो भी करेंगे उसको स्वीकार करना, ये सभी भावनाएं जो है उनके सामने व्यक्त की गई हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं है 10 वर्षों से और अपना राजनीतिक इतिहास भी बता रही हैं, किस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है और अपनी भी दावेदारी कर रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की में खाद्य विभाग की छापेमारी, होली को लेकर मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और जांच के लिए लैब भेजे गए मिठाइयों के सैंपल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होली का मौका है और त्योहारों के मौके पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ चल रही है। होली को लेकर मिठाई की दुकानों पर अधिकारी मौजूद हैं और जांच के लिए जो सैंपल है मिठाइयों के वो लैब भेजे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है रुड़की से। खाद्य विभाग की ये छापेमार कार्रवाई।